और ये यकीनन हमारा जो इंटरव्यू का अब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है आपका, ये बताएं कि आपने जब पहला मरहला था, जब आपने इब्तिदा की थी तहकीकात में, तो सबसे पहले आपको वालदा का क्या किरदार नज़र आया? क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद वो पंजाब का कोई इलाका नहीं बल्कि केपी और कश्मीर तक भी लोकेशन आती रही। पुलिस का ये कहना है यहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट में, तो वालदा का क्या किरदार नज़र आया? और इसमें और अगर साथ थे तो कौन कौन मुलव्वस थे? यानी कि ये तीनों माम और बेटे तो थे, लेकिन और कौन कौन से लोग शामिल थे इनके? शायद बहुत ज़िम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है। देखिए, पुलिस जब कहती है कि इनकी लोकेशंस कश्मीर की थी या खैबर पख्तूनख्वा की थी, तो क्या पुलिस ने इनसे सवाल किया कि आप वहाँ करने क्या गए थे? अच्छा, फिर क्या पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ मिलकर कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर ये कोशिश की जानने की कि ये खैबर पख्तूनख्वा में या कश्मीर में कर क्या रहे थे? मैंने एक इंटरव्यू सुना इनके एक फ़ैमिली मेम्बर का, वो कहते हैं कि जी हम तो ट्रैवल करते ही नहीं हैं, और कराची में एक दफ़ा ही गया था बस, और पता नहीं क्या कि वो हैदराबाद रुक गए थे, पता नहीं सक्खर रुक गए थे, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन ये झूठ है, इंसान झूठ बोलता है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन झूठ नहीं बोलती। जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आ गई कहीं ना कहीं तो लूप पर छोड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो इस झूठ को बेनकाब करना जो है वो ज़रूरी था। अच्छा, झूठ क्यों बोला जा रहा था? ये बड़ा एक अहम सवाल है। झूठ इसलिए बोला जा रहा था कि पुलिस की जो तहकीकात की सिमत है वो सही रुख पर ना हो। जब आप, मैं एक मिसाल देता हूँ, हम कराची में रहते हैं, मैंने जाना, एयरपोर्ट है, मुंह मेरा सदर की तरफ है, तो मैं 10,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी जाऊँ तो मैंने एयरपोर्ट तो नहीं पहुँचना, मैं सदर से आगे तो कहीं निकल जाऊँगा। तो पुलिस की तहकीकात का रुख, उन बयानात की बुनियाद पर पुलिस जो तहकीकात कर रही है या कर रही थी, वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन थी। अब एक डायरेक्शन तय हो गई है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोर्ट से मुख्तलिफ़ नौइयत के अहकामात पुलिस को दिलवाए जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश कर देता हूँ जिब्रान नासिर साहब से कि सर आप कोशिश कीजिए कि वो डिवाइसेस, वो टेलीफोन्स जो ये यूज़ कर रहे थे उनका फॉरेंसिक करवाएं, उसमें से चैट हिस्ट्री निकलवाएं। अगर कोर्ट ये ऑर्डर करती है ये अपने मोबाइल फ़ोन जमा कराने के पाबंद होंगे, मोबाइल फ़ोन चिट्ठा बट्टा खोल के रख देगा, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब हम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और फैसला जल्द आ जाएगा। तो आपने क्राइम रिपोर्टर से पहले आपने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की हुई है, यानी कि जिस जगह इस वक्त हम हैं वहाँ आप क्रॉस करने के बाद बहुत आगे चले गए। तो आप ये बताएं कि ये जो एविडेंस आ चुके हैं आपने, और उसके बाद आप जो शौकत शाहनी साहब हैं उनकी नीयत भी मुझे कुछ लग रहा है, कुछ ऑफिसर से भी बात हुई, अब तहकीकात नया रुख इख्तियार कर रही हैं आपके इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसमें अदालत का भी हुक्म है, यकीनन जिब्रान नासिर साहब की बड़ी मेहनत है। उसके बाद आपने जो एक हिस्सा डाला तो उसमें मज़ीद तहकीकात में और केस मजबूत करने में जान पैदा हुई है। तो ये मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में कितना कारगर साबित होगी? शायद ये तो लॉयर्स पर डिपेंड करता है, उसके साथ उन लोगों पर डिपेंड करता है जो राय आम्मा मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कल अपने चैनल से गुजारिश की थी, आज आपके चैनल से गुजारिश कर रहा हूँ, भाई बेपर की मत उड़ाएँ, सुनी सुनाई बातें कमेंट्स में मत करें, स्टेटसेस ऐसे मत लगाएं। मैंने देखा किसी ने कहा जी वो ज़हीर का जो है अदालत ने गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिया। आप जानते, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई। कहाँ से ला रहे हैं भाई आप ये स्टोरी? तो ये मैंने देखा कि एक जगह पे वो किसी ने कहा कि ज़हीर की अदालत ने गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। भाई आपने कहाँ से सुन लिया? आप कहाँ से ले आए? सिर्फ दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की हमदर्दी हासिल करने के लिए या उनका साथ देने की कोशिश में जब आप इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, फैलाएंगे, तो ये ख़ुद उनके नुकसान का बाइस बनेगी। हकीकत पर बात करें, जब हकीकत सच्ची चीज़ आपको ये अंदाज़ा है कि अगर दुआ के वालिदैन हक़ पर हैं तो हक़ बयान करें, किस बात से आपको खौफ है, लेकिन बेपर की मत उड़ाएं। तो ये जो पुलिस है ये उसका काम है कि वो कोर्ट्स में एविडेंसेस प्रूफ करे, पेश करे, उनको साबित करे। हमारा काम तो हम बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपने तईं कोई एविडेंस जमा कर लें तो हाथ में दे दें किसी के, या केस का रुख हम समझें किसी गलत सिमत जा रहा है तो तहकीकात करके वो रास्ता दिखा दें लॉयर्स को और पुलिस को कि जी इस रास्ते पे तहकीकात कर लें तो सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये बतौर सहाफ़ी हम कर सकते हैं। हम लिमिटेड सोर्सेज में काम करते हैं, हम कोई मुल्क के वज़ीर आज़म की तरह बाइख्तियार लोग नहीं हैं, हम आम शहरी हैं, सड़क पे खड़े हैं जी आपके सामने, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को किसी जगह पर पहुँचा सकें। तो ये लॉयर्स और पुलिस ने मिल के करना है, और वो लोग जो कि
इसको सोशल मीडिया पे टेकअप किए हुए हैं, वो राय हम इस हवाले से बना सकते हैं। बारहवीं दीन के बहुत करीब है, अल्लाह ताला इसी इस्तकामत से आपको खिदमत जो है दीन की और लगाव जो है वो जारी रखे। ये बताएं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि लड़की बालिग है, अपनी मर्ज़ी से जाके शादी कर सकती है। आपने सहाफ़त की, कोर्ट रिपोर्ट ने की, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, दीन से बेहद लगाव है, मुझसे बेहतर आप दीन समझ सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। तो क्या इस्लाम क्या इस तरह की इजाज़त देता है कि कोई भी उठाएगा, किसी की बच्ची को भी उठा के ले जाएगा और जाके शादी कर लेगा? क्या ऐसा है? या सूबों के जो कानून बने हुए हैं पंजाब में और सिंध में, तो उस पर अगर अमल दरामद होगा तो किस तरह अमल दरामद होगा? और उलमा अगर जो वली वाली शर्त है तो वो उस पर अमल दरामद कराएंगे तो कैसे कराएंगे? अच्छा जी, देखिए, पहले तो ये कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, तो ये तो एक प्रॉपर मसला है जिस पर किसी आलिम दीन जिनकी कमांड हो वो उस पर राय दे सकें। अच्छा, अब बतौर एक अदना और आसी व अहकर और गुनाहगार मुसलमान, थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से जो बात कर सकता हूँ, मतलब दीन में अपनी तरफ से बात नहीं होती, दीन तो मुकम्मल है, जो मैं समझ सका हूँ। देखिए, एक बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहती है, उसको दीन इजाज़त देता है, वो निकाह करे अपनी मर्ज़ी से, अपने शौहर के साथ रहे। लेकिन इसके साथ मैं एक हदीस जोड़ता हूँ। वो हदीस, उसका मफ़हूम है कि हया ईमान की शाखों में से एक शाख है। आप मुझे बताइए कि एक लड़की का अपने किसी नामहरम के साथ घर से निकलना, क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? आप तो अभी निकाह पे पहुँचे हुए हैं जी। घर से बाहर वो आई है तो वो गैर मनकूहा है, उसका निकाह नहीं हुआ है, इजाब व कबूल नहीं हुआ है, उसके वली को नहीं पता है, तो क्या दीन इसकी इजाज़त देता है कि किसी गैर महरम के साथ एक लड़की जो है, चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, वो गाड़ी में बैठे और घूमती फिरे, वो मोटरसाइकिल पे बैठे और कहीं चली जाए? ये तो पहले ही स्टेप में हया के आपने परखचे उड़ा दिए। तो रसूलुल्लाह की हदीस के आप ख़िलाफ़ काम करें कि आपने बेहयाई का काम किया है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, ये जो वली की शर्त है ये क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़की जो है वो अगर इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस हो, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से घर से निकल जाए, बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह कर ले, तो जिस शख्स से उसने निकाह किया, देखिए मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ, मियाँ बीवी का रिश्ता बारीक से बारीक बाल जैसा रिश्ता है, कहीं भी टूट जाता है, और इस तरह की शादियों में उम्मन हमने देखा है टूट जाता है। लड़की कहाँ वापस आएगी? उसने अपने वली के पास आना है, लेकिन चूंकि उसने उसको वली अपना कबूल ही नहीं किया, तो अब वो कहाँ जाएगी? वो माशरे की ठोकरें खाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुख्तलिफ़ मसाइल में गिर जाती हैं। तो दीन इस्लाम हया का नाम है, निकाह एक पाक चीज़ है, इसको इस तरह इख्तियार करना कि लड़कियां मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बाज़ लोगों ने मुझे डांट लगा दी, मैं वो अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता जो उन्होंने इस्तेमाल किए, मेरा दिल दुखा, लेकिन अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, मर्ज़ी है उनकी। वो कहते हैं लड़की बालिग है, और यार लड़की बालिग तरीक़ा तो देखें, गोश्त जानवर हलाल है, आज कुर्बानी का दिन है, मैं एक और मिसाल देके बात अपनी समझाने की कोशिश करता हूँ। गाय हलाल है, आप उसका ज़बिया नहीं करें, झटके का गोश्त हलाल होगा, आपने तो जानवर काटा है। यार ऐसे नहीं है हर चीज़ के आप एक पॉइंट उठा के उसको तय कर लें कि जी अच्छा, जो आपने सूबों के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन, मैं शरई कवानीन को लागू होते देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। तो फिर शरीयत मुझे ये समझाती है, क्योंकि मैंने उलमा से इस पे सवालात किए हैं, तो शरीयत मुझे ये समझाती है कि जो स्टेट का कानून है इस वक्त, वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जिहाद, जब तक अमीर हाकिम स्टेट का इजाज़त नहीं देगा, मैं खुद असला उठा के किसी को नहीं लड़ सकता जाके। इसी तरीके से ये भी है, जब स्टेट ने कानून बना दिया है तो बतौर एक मुसलमान मैं पाबंद हूँ उस कानून को फॉलो करने के लिए। बारी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मौसम में और इस माहौल में अपना कीमती वक्त दिया। कवानीन जो बनाए गए हैं यकीनन उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, लेकिन जो नई चीज़ें बाबरवी सामने लाए हैं और ये ना सिर्फ केस का रुख तब्दील कर चुकी हैं, बल्कि अब कड़ा सा कड़ा, बल्कि एक कटहरे में लाने के लिए सिर्फ एक शख्स को नहीं, जहीर को नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान को कटहरे में लाने के लिए काफ़ी हैं। और चूँकि 13 जुलाई से अदालतें दोबारा से खुल रही हैं और जहीर ने 14 जुलाई तक लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल कर रखी है, अब वो यहाँ अदालत में पेश होगा और उसके बाद फिर 20 तारीख को पुलिस ने चालान पेश करना है। वो चालान बहुत ज़्यादा इस इन्वेस्टिगेशन, बाबर भाई की इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़ा अहम होगा, क्योंकि कल भी मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी, उनका कहना था कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर सर
जोड़ लिए हैं और ना सिर्फ पुलिस की जो एक तजर्बाकार टीम है वो, बल्कि लीगल टीम भी इस पे काम कर रही है, ताकि अब जो पहले जो गलती हुई थी, जो कोताही हुई थी पुलिस से, अब उस तरह की कोई गलती और कोताही ना हो, बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़मान के खिलाफ केस बनाकर अदालत में पेश किया जाए, ताकि उन मुल्ज़मान के खिलाफ सज़ा जो है वो दिलवाने के लिए काफ़ी साबित हो सके। बहरहाल मेहदी अली काज़मी साहब ने आज भी वीडियो जारी की, कल भी उन्होंने बेटी से मोहब्बत के लिए वीडियो जारी की, और ये यकीनन बाबर भाई हैं, हम में ज़ाहिर बच्चों वाले, और उसके बाद फिर सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो अपनी औलाद की खातिर दुआ जहरा से और मेहदी अली काज़मी साहब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ताकि इस तरह जो बच्चियां चली जाती हैं वो ये केस इनकलाबी केस साबित हो और मुस्तकबिल में इस तरह बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जा सके, इस तरह किसी घिनौने और इस तरह जो मकार लोग हैं उनके हत्थे न चढ़ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, किसी और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।